नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वतन की आवाज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं वरुण कुमार। हम सभी सनातन धर्मी हैं, लेकिन जब हम पे खतरा आएगा, हम अपनी रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम उसके वंशज हैं, परशुराम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम शिवाजी के हैं, भगत सिंह के हैं। तो हमें अपनी रक्षा करना आना चाहिए, आत्मरक्षा आना चाहिए। अगर हम आज आत्मरक्षा नहीं करें, तो ये हमारे महापुरुष कहीं नहीं बचेंगे, क्योंकि हाँ, जब हम नहीं बचेंगे तो हमारे महापुरुष के नाम लेने वाला कौन बचेगा। भारत आखिरी छोर है जहां पर नर पिशाचों की पूरी नजर है। अगर भारत के आखिरी छोर पर नर पिशाच की कब्जा हो गया, तो इस दुनिया में न ईसाई बचेगा, न सनातन बचेगा, न खुद इस्लाम भी नहीं बचेगा। तो क्या आप इस्लामिक देशों में देखिए क्या हाल है। हम सभी जानते हैं कि बंगाल में किस प्रकार से विवाद घटनाएं चल रही है। चुनाव में जीत हार तो होती रहती है, लेकिन ये पहला ऐसा इलेक्शन है जिसमें जीत हार नहीं। यहाँ पे चुनाव जीतने के बाद लगातार हिंसक घटनाएं हो रही। लोग भले इसे हिंसक घटनाएं राजनीतिक हिंसा समझे, लेकिन राजनीतिक हिंसा नहीं है, सुनियोजित हिंसा है। क्योंकि इससे पहले लगातार चुनाव में बातें चल रही थी कि, और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार मन से कहा कि जब हम जीतेंगे तो यहाँ से बांग्लादेश की घुसपैठियों और रोहिंग्या को बाहर निकालेंगे। अब रिपोर्ट में साफ साफ बातें आ रही कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, और बीजेपी के साथ साथ टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआई के जो हिंदू कार्यकर्ता है, उनके भी दुकान जलाए जा रहे हैं, उनको भी मारे जा रहे हैं। अब ऐसे में जरूरत है एक होने की। अगर हम एक नहीं होंगे तो ऐसे बिखर जाएंगे। आप किसको वोट देते हो, क्या मत है आपकी, आपकी क्या स्वार्थ था वोट देने के पीछे, उन सबको भूल जाइए। अभी आपको एक साथ खड़े होने की जरूरत है। अगर हम एक साथ खड़े हुए तो उनकी नानी याद आएगी एक दिन। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, कुछ जो कुछ लोग कहते हैं अंधभक्ति, तो बाकी ये अंधभक्ति होता है कि हर बात पे एक सवाल उठाना और हर बात पे गाली देना। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कांग्रेस पांडिचेरी में हार गई, कांग्रेस केरल में हार गई, कांग्रेस असम में हार गई, कांग्रेस पार्टी का बंगाल में खाता तक नहीं खुला। मगर आपने क्या किसी कांग्रेसी को सुना है सोनिया गांधी को गाली देते हुए, राहुल गांधी से इस्तीफा मांगते हुए? ये विरोध का कीड़ा तथाकथित हिंदूवादी में ही ज्यादा क्यों काटता? क्योंकि हम लोग इतने स्वार्थी हो चुके, इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि बात बात पे आपस में लड़ते हैं। कल मैंने सोशल मीडिया पर कई जगह देखा तो आपस में विवाद खड़े हुए, उनको सवाल पूछने को लेकर और सवाल नहीं पूछने को लेकर। देखिए, एक बात मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि एक सिस्टम होता है, और जब देश के शीर्ष पे बैठा होता है तो उसे सारे सिस्टम समझना होता है। आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, हमारे कोर्ट की प्रक्रिया ऐसी है, 1 मिनट बाद आ देंगे। तो आपको कानूनी तरीके से भी सारी चीजें समझने पड़ेंगी। सोशल मीडिया पर जो अमित शाह और मोदी को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बस टैंक लीजिए, तोप लीजिए और चल दीजिए बंगाल, वहां जाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दीजिए, तब हमको लगेगा कि हाँ, आप हिंदूवादी हैं। अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन उसे बर्खास्त कर दीजिए। हालांकि सरकार बन चुकी है, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, सेना उतार दीजिए। ये वही लोग हैं जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के, वे भूल गए जब बूथ लूट लिए जाते थे, वोट डालने नहीं दिया जाता था, और हर चुनाव में कम से कम कई लोग मारे जाते थे। इन्हें मुस्लिम यादव गठजोड़ के उत्पाद याद नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार से जब लालू या जनता दल जीत के आए थे तो बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कितनी पिटाई हुई थी। लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। उसमें सबसे अगुवाड़ा जो थे वो उस समय यादव जाति के लोग थे, पिछवाड़े से मुस्लिम ने को उसका खूब फायदा उठाया। यादव ने इतना नहीं, क्या हिंदू की एक संस्कृति सभ्यता हमेशा से बनी रही है, वो भले ही आपस में लड़े मारे, लेकिन वो बहन बेटियों पे अत्याचार नहीं करते। लेकिन मुस्लिम आपको मारे न मारे, लेकिन उसकी नजर आपकी बहन बेटियों पर पहले होते हैं। इनमें मुस्लिम यादव गठजोड़ के उत्पाद याद नहीं है, क्योंकि इनमें से एक भी आदमी किसी बूथ पर जाकर विरोध नहीं किया। बस फेसबुक पर शेयर कर दिया, कुछ इधर से लेकर कुछ उधर से लेकर। हम सारे ऐसे सोचते हैं कि मोदी और शाह को चिंता नहीं है, सिर्फ हमको चिंता है, और उनको कोई सही सलाह देने वाला भी नहीं है, और सारे ज्ञान हमारे पास है। गृह मंत्रालय में सब ना समझ बैठे हैं, उनको कानूनों की समझ नहीं है,
अब बीजेपी बंगाल प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के नेता अमित शाह को कुछ नहीं बता रहे होंगे। अमित शाह टीवी पर कोई वेब सीरीज देख रहे होंगे और कोई टीवी चैनल की न्यूज नहीं देख रहे होंगे। कोई सलाहकार नहीं है अमित शाह के पास। राज्यपाल छुट्टी पर होंगे और राज्यपाल से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई होगी, न दी होगी। अमित शाह के पास कोई कानून विशेषज्ञ नहीं होगा बताने वाला कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगाना होता है। ये सारा ज्ञान तो हम पैसे विशेषज्ञों के पास है। अमित शाह से ज्यादा समझदार हम सारे लोग हैं। अमित शाह के पास दिमाग का 10% भी हमारे पास होता तो हम IAS होते। फेसबुक पर बैठ के राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह नहीं, किसी शहर को कलेक्टर होते और कलेक्टरी कर रहे होते और वहां की कानून व्यवस्था देख रहे होते। अमित शाह अगर नहीं कर सकता तो भारत में कोई नहीं कर सकता। इस बात को साफ साफ आप समझ लीजिए। भारत 370 और 35 हटाने वाला अमित शाह ये था जिसको सारे कानून विशेषज्ञों ने कहा दिया था कि नहीं हटाई जा सकती। अगर वो 370 और 35 एक घंटे में हटा सकता है, जो 70 सालों से कोई नहीं हटा पाया, तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता होता तो 5 सेकंड में लगा देता। हम अपने आप को ज्यादा सियाना ना समझे। अमित शाह की अक्ल से ज्यादा अक्ल हमारे पास तो नहीं हो सकता, या हो भी सकता है लेकिन हम कर नहीं सकते। 2014 से पहले देश का माहौल कैसा था याद करिए। उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा था याद कीजिए। आप बोल नहीं सकते थे, एक से एक पत्रकार जो पीटे हैं, डंडे लाठी से पीटे हैं, और वो बोल नहीं सकते थे। कितने पत्रकार साफ हो गए जो आज लिबरल गैंग है ना, और खुल के बोल रहे हो कि देश में आजादी है बोलने की। और उनका सबसे आज एक ही माहौल है, देश में कुछ भी हो रहा हो, कोरोना है, दंगा हो, कुछ भी हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। बस एक ही एजेंडा है कि मोदी हटाओ। इसी तरीके से मोदी दुश्मन है। आप समझिए कि जो लोग इतने मोदी के पीछे पड़ा हो तो आप समझिए कि वो व्यक्ति निश्चित ही बहुत बड़ा ईमानदार व्यक्ति होगा। देश में आडवाणी जी के रथ यात्रा से बना पूरा माहौल बदल दिया गया था। हिंदुत्व की बात करने की हिम्मत भी नहीं किसी के पास बची थी। एक वयोवृद्ध सन्यासी ने अपनी टीम के साथ 370 हटाई, कश्मीर को बदला। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सभी बाधाओं को पार कर आधारशिला रखी। चीन की सीमाओं से वापस लौटने पर बाध्य किया। अपने कूटनीतिक कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति से विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट से निरंतर व्यक्ति जूझ रहा है, और जो निस्वार्थ यह सब कर रहा है उसका मनोबल बढ़ाने, उसका साथ देने के स्थान पर हम ज्ञान दे रहे हैं। जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां से उस शख्स का चिंतन शुरू होता है। हमारी सोच इसलिए फालतू के होते हैं क्योंकि हम लोग कभी चिंतन नहीं करते, चिंता में पड़ जाते हैं हर बात में। करना तो कुछ नहीं है। अरे आप भी तो हैं, आप भी तो सहयोग कीजिए, आपका भी भारत है। उसे सब पता है कब कैसे क्या करना है, इसलिए शांत रहिए, सोचिए, परिस्थिति का विश्लेषण करना सीखिए, और हो सके तो अपने नेतृत्व पर भरोसा रखिए और उस नेतृत्व का साथ दीजिए। माफियाओं के हाथ कठपुतली मत बनिए। लोग चाह रहे हैं कि अगले जो भविष्य, हमारे देश के भविष्य है, योगी आदित्यनाथ, किसी प्रकार से उस व्यक्ति के राह में कांटे अटकाए जाए, उस व्यक्ति को रास्ते से हटाया जाए। क्योंकि मोदी जी के 3 साल के टर्म के बाद हो सकता है, संभव हो कि योगी जी हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने। तो जो आज बंगाल में हो रहा है, हो सकता है वही यूपी में हो, क्योंकि यहाँ भी वही चीज आप सभी जानते हैं कि कौन किसका सरकार रहा है और कैसे रहा, लूट हुई है, कैसे कोई बोल नहीं सकता था, कैसे यहाँ भी दलितों के घर जला के जश्न मनाई गई है। और वो 2 टक्के के यूट्यूब ट्विटर वाले महान विशेषज्ञ लोगों से दूर रहे। इन्हें केवल आपके फॉलो से मतलब है ताकि यूट्यूब के से पैसे कमा सके। इनको न देश से मतलब है न बीजेपी से मतलब है। अब कुछ सनातनियों के लिए सावधान रहने की बात है। कांग्रेस बहुत ही सावधानी से सिर्फ लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है, इसलिए वह राज्यों में दूसरी पार्टी को खुली छूट दे रही है। लेकिन साजिश बहुत गहरी है। साजिश को का एक सिरा चीन से जुड़ा है, और चीन से किस्सा पर जो कोरोना जनवरी में लगभग खत्म हो गया था, वो अचानक मार्च में एक हफ्ते में इतना फैला कि भारत के कई राज्यों में हाहाकार मच गया, और मीडिया ने बड़ी चालाकी से सारी जिम्मेदारी मोदी पर डालना शुरू कर दिया। आज भारत उसी स्थिति में खड़ा है जहां पिछली बार अमेरिका खड़ा था, और जो स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की थी वही स्थिति आज मोदी की। लोग अपने सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। दूसरी ओर बंगाल के चुनाव में कांग्रेस ने टीएमसी को चुनाव में
खुलकर मदद किया, लेकिन यह शर्त यह है कि चुनाव के बाद भारी मात्रा में दंगों का माहौल बनाना और मोदी सरकार को विवश करना था कि वह कोई कार्यवाही करे जिससे मोदी सरकार को लोकतंत्र के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरा जा सके और बताया जा सके कि मोदी हारने का बदला ले रहा है, संविधान खत्म कर रहा है। इस तरह से उसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कमजोर करना इनका उद्देश्य है। और यदि मोदी कोई कार्यवाही नहीं करता है तो कार्यकर्ता का मनोबल कमजोर होगा, उसे आक्रोश बढ़ेगा और जिससे फायदा मिलेगा। अगर कार्रवाई हुई तो दंगों में बंगाल को झोंकना, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ सकती है। जो कोरोना चल रहा है, दिल्ली के नकारा मुख्यमंत्री सेना का मदद मांग रहे हैं, उसी सेना जिसे वह बलात्कारी कहता था और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता है। यह सब एक ही कड़ी से जुड़े हुए एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। वैक्सीन और वैक्सीनेशन में लगातार रुकावट डालना और किसी भी प्रकार से भारत को स्थिर न होने देना, ये है पी चिदम्बरम का बोलना है कि लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं और सरकार से विद्रोह क्यों नहीं कर रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति की इस तरह की कहना, आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस और इन वामपंथी लिबरल की मानसिकता कहां तक पहुंच गई है। कांग्रेस के अंदर गृह युद्ध की पटकथा लिख रही है और जब भारत गृह युद्ध में उलझा होगा तभी चीन लद्दाख के हमला करेगा, तभी दूसरी ओर से पाकिस्तान भी। बड़ी हार भारत की, जिसे मोदी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। साथ में बीजेपी भी लंबे समय के लिए दफन हो जाएगी और 2008 में भगवा आतंकवाद के जिस काम को वह पूर्ण रूप नहीं कर पाए वह अब कर सकते हैं, अब किया जा सकता है। जनता भी नाराज होने की वजह से भारत के अंदर माहौल शांत रहेगा। इस साजिश का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इनके मंसूबों को पूरा न होने दे। और जनता से अपील है कि कृपया इस लेख को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो करें। मेरा यूट्यूब से पैसे कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो भी सही है वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म तो एक ही है। ये गलतफहमी किसी को नहीं होना चाहिए कि धर्म बहुत सारे, धर्म एक सनातन है जो समस्त प्रकृति मानव समस्त सबसे प्रेम स्नेह रखता है और किसी के बारे में गलत नहीं सोचता। हम सभी सनातन धर्मी हैं, लेकिन जब हम पे खतरा आएगा हम अपनी रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम उसके वंशज है, परशुराम के वंशज है, कृष्ण के वंशज है, राम के वंशज है, महाराणा प्रताप के वंशज है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, हम शिवाजी के, भगत सिंह के। तो हमें अपनी रक्षा करना आना चाहिए, आत्मरक्षा आना चाहिए। अगर हम आज आत्मरक्षा नहीं करें तो ये हमारे महापुरुष कहीं नहीं बचेंगे, क्योंकि हाँ, जब हम नहीं बचेंगे तो हमारे महापुरुष के नाम लेने वाला कौन बचेगा। भारत आखिरी छोर है जहां पर नर पिशाचों की पूरी नजर है। अगर भारत के आखिरी छोर पर नर पिशाच कब्जा हो गया तो इस दुनिया में न ईसाई बचेगा, न सनातन बचेगा, न खुद इस्लाम भी नहीं बचेगा। तो क्या आप इस्लामिक देशों में देखिए क्या हाल है। एक तरफ जहां सऊदी अरब जैसी देशों में मनोरंजन के पार्क बन रही है, खेल फुटबॉल स्टेडियम में औरतों को देख करके छूट दिया जा रहा है कि मैच देख सकती हैं और बहुत सारे छूट दिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाई जा रही है, आप ड्राइविंग कर सकते हैं अकेला। वहीं भारत में कट्टरपंथी बढ़ता जा रहा है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। एक तरफ तो हराम के पिल्ले कुछ जो नौटंकीबाज फिल्म स्टार है वो ये ज्ञान देते हैं कि फटे हुए जींस पहन के चलो, दूसरी तरफ जो बुर्का में औरतें लिपटी हुई है उनको कभी उनसे मुक्ति की बात नहीं करते। आप पूरी साजिश को देखिए और साजिश का पर्दाफाश कीजिए, अपने सरकार के साथ बने रहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं रहा। आप एक नई पार्टी खड़े करेंगे, अपने ही पार्टी को तोड़ेंगे, अपने ही हिंदू में बिखराव होगा और कुछ लोग जो ज्ञान दे रहे हैं वो निश्चित तौर पे आपके लोग नहीं है, निश्चित तौर से वामपंथी लिबरल है जो आपके ट्विटर अकाउंट से आपके जैसे बन के आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछिए भैया और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? आज तक तो हम 70 साल से पीटते ही आ रहे हैं, अब जरूरत है प्रतिकार करने की। अब प्रतिकार कीजिए, अपनी सुरक्षा कीजिए, अपना सुरक्षा हमारा अधिकार है। एक बात मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए कि सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दे, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दे, सेना कहाँ कहाँ भेजिएगा? सिर्फ 14-15 लाख सेना है, कहाँ का सेना लगाइए? अगर सारे सेना लगा दिए तो फिर बॉर्डर खाली, तो बॉर्डर पर हमला होगा तो वहां पर क्या लगाइए और कब तक लगाइए? सरकार को भी जनता की सुरक्षा चाहिए होते हैं, सेना को भी जनता की सुरक्षा होती है। जब तक आप सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं खड़े होंगे, सेना आपके लिए कितने दिन तक लगेगी?
हमारे देश की एक मानसिकता हो गई, हर बात में सरकार हमें भोजन दे दे, राशन दे दे, दवाइयाँ दे दे, सब कुछ फ्री दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देश के नागरिक हैं, आपका योगदान होना चाहिए हर मामले में। जहां भी आप दे सकते हैं आप योगदान दीजिए। सिर्फ फेसबुक ट्विटर पर बैठ के ज्ञान देने से जरूरत नहीं है। आप सब एक होइए और एक रहिए। यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन।